नमस्ते बिहार, मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत और पहली बड़ी खबर आपको छपरा से बताएं। बाघ जैसा 2 जानवर नजर आया है। ईश्वापुर के इलाके में हड़कंप मच गया। वन विभाग की टीम इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। सोशल मीडिया पर फिलहाल ये वीडियो वायरल बताया जा रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं छपरा से, जहां बाघ जैसे दिखने में 2 जानवर ईश्वापुर क्षेत्र में नजर आए हैं। वन विभाग की टीम इस वक्त पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। सोशल मीडिया पर ये वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। ईश्वापुर इलाके के लोगों में हड़कंप मच गया। जैसे ही इन दोनों जानवरों को वहां के लोगों ने देखा, तुरंत वन विभाग को इस बाबत सूचना दी गई और फिलहाल जांच पड़ताल की जा रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं छपरा से, ये बड़ी जानकारी। सोशल मीडिया पर फिलहाल ये वीडियो वायरल बताया जा रहा है और इसी वीडियो के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। और अगली बड़ी खबर समस्तीपुर से आपको बताएं, पूर्व उप सरपंच राजकुमार सिंह को गोली मारी गई है। राजकुमार सिंह के भाई को भी गोली मारी गई। 3 बाइक सवार अपराधियों ने गोली मारी है। मुजफ्फरपुर में सभी का इलाज लगातार जारी है। कल्याणपुर थाना के लदौरा गांव की ये घटना बताई जा रही है। समस्तीपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजकुमार के भाई को भी गोली मारी गई। समस्तीपुर से ये बड़ी जानकारी। 3 बाइक सवार अपराधियों ने गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया है। मुजफ्फरपुर में फिलहाल सभी का इलाज लगातार जारी है। तो समस्तीपुर से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, राजकुमार के भाई को गोली मारी गई है। बड़ी खबर बताएं, 3 बाइक सवार अपराधियों ने गोली मारी है। और इधर बिहार में जिनके कंधों पर शराबबंदी कानून को सफल बनाने की जिम्मेदारी है, वो ही शराब के धंधे में शामिल है। खबर कैमूर से है, जहां होमगार्ड के एक जवान को 10 बोतल शराब के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। शराब तस्करी के आरोप में ये जवान पहले भी जेल जा चुके, लेकिन अब तक इसकी नौकरी बची हुई है। बताया जा रहा है कि उत्पाद विभाग के थाने से बाइक चोरी कर शराब तस्करी किया करता था। गिरफ्तार होमगार्ड जवान को फिलहाल जेल भेज दिया गया है। जिसमें क्या हुआ कि हमारे यही एक्साइज थाना के होमगार्ड हैं प्रजापति चौधरी, वो एक उसी मोटरसाइकिल के साथ शराब के साथ पकड़ा है जिसकी चोरी एक्साइज थाने से हुई थी। तो हम लोगों ने उसे जब्त करके अभी हम लोग गिरफ्तार कर उसे नई हिरासत में भेज रहे हैं। अभी हम लोग का जांच के दौरान पता चला कि पूर्व में भी कुदरा थाना में जिस वक्त में वो कार्यरत थे, उस वक्त भी शराब के धंधे में पकड़ाए थे, तो वहां से भी इनको जेल भेजा गया था। हम अभी जांच ये भी कर रहे हैं कि आखिर एक बार ये एक्साइज में पकड़े जाने बावजूद कैसे इनकी पोस्टिंग दोबारा एक्साइज थाने में हुई है, उसकी जो जांच चल रही है। तत्काल हम लोग उसको इस कांड में गिरफ्तारी करके हम लोग नई हिरासत में भेज रहे हैं। वहीं तिरहुत रेंज के नए आईजी शिवदीप लांडे पदभार संभालते ही एक्शन मोड में आ गए हैं। शिवदीप लांडे लगातार अलग अलग जिलों के एसपी के साथ बैठक कर रहे हैं और इसी क्रम में उन्होंने मुजफ्फरपुर के एसएसपी के साथ भी बैठक की है। इस दौरान उन्होंने जिले में क्राइम और क्राइम कंट्रोल को लेकर चर्चा की। शिवदीप लांडे ने पुलिसकर्मियों को चेताया है। उन्होंने कहा है कि अगर किसी पुलिसकर्मी का भू माफिया से संबंध मिला तो उसे बख्शेंगे नहीं। जब एसडीपीओ से डिस्कशन हुआ तो मेरा क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे था कि अगर कोई भू माफियाओं से साठगांठ वाला पुलिस पदाधिकारी दिखता है तो मैं उसको बख्शने वाला नहीं हूँ। चाहे कहीं से कहीं भी प्रेशर आए, कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। तो क्लियर कट डायरेक्शन है कि ये जो भू माफियाओं का यहाँ पे चलता है नेक्सस, वो सतर्क हो जाए। आने वाले समय में आपको उसका रिजल्ट भी दिख जाएगा, कोई अगर उस टाइप से मेरे संज्ञान में कोई बात आती है तो। और लोकसभा चुनाव से पहले इंडी गठबंधन में शामिल पार्टियों के बीच सीट बंटवारे पर अब तक कोई फैसला नहीं हो पाया है और इसी बीच सीटों पर फंसे पेच के बीच जेडीयू ने कांग्रेस को लेकर अपने तेवर बेहद कड़े कर लिए हैं। पार्टी नेताओं ने साफ कर दिया है कि मौजूदा 16 सीटों के साथ ही दूसरे नंबर पर किशनगंज में रही पार्टी उस सीट पर भी कोई समझौता नहीं करने वाली। और यही नहीं, कांग्रेस को आरजेडी और लेफ्ट के साथ ही बात करने की नसीहत जेडीयू के नेता दे रहे हैं। बीजेपी के खिलाफ ताल ठोकने की तैयारियों के बीच जेडीयू के तेवर क्या विपक्षी गठबंधन की मुश्किलें बढ़ाएगा, समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। जो सीटों का बंटवारा है वो आरजेडी, कांग्रेस और वामपंथी दलों में होना है। सीट कैसे हम फर्क करेंगे, और काफी बड़ी संख्या में उधर बच भी जाता है ना। हमने तो केवल यह कहा है कि हमारी इतनी सीटिंग सीट है, हम उन सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। लोकसभा चुनाव होने में ज्यादा दिन नहीं रह गए।
बीजेपी के खिलाफ ताल ठोकने की तैयारी कर रहा इंडी गठबंधन एक के बाद एक बैठकें कर रहा है। सीट शेयरिंग को लेकर दिल्ली में हुई रविवार की बैठक को कांग्रेस और आरजेडी दोनों ही सकारात्मक बता रहे हैं, लेकिन किसको कितनी सीटें मिलेंगी इस पर कोई कुछ नहीं कह रहा। इन सब के बीच जेडीयू के तेवर कांग्रेस को लेकर बेहद तल्ख हो चुके हैं। सीटों के बंटवारे को लेकर पहले केसी त्यागी का बयान सुन लीजिए। हमारा 17 ही सीटों पर दावा है जो बहुत उचित है, और जो हमारे सिटिंग एमपी हैं वो यथावत अपनी सीटों पर रहेंगे, लिहाजा हमसे तो वार्ता करने की कोई आवश्यकता नहीं। केसी त्यागी ही नहीं, जेडीयू के दूसरे नेताओं के तेवर भी बता रहे हैं कि जेडीयू सीटों के तालमेल को लेकर समझौता करने के मूड में जरा भी नहीं है। नीतीश के करीबी कुछ नेताओं के बयान सुन लीजिए। सिटिंग सीट कैसे हम फॉरगो करेंगे, और काफी बड़ी संख्या में उधर बच भी जाता है ना। 16 के बाद कितना बच जाता है, लगभग 24 सीट। हमने तो केवल यह कहा है कि हमारी इतनी सीटिंग सीट है, हम उन सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। बाकी 24 सीट है, तो 24 सीट पर राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, वामपंथी पार्टियां सबकी दावेदारी बनती है। जेडीयू ने अपने सहयोगियों पर बेहद तल्ख रुख अख्तियार कर लिया है। सीट शेयरिंग के साथ समझौता करने के मूड में तो पार्टी के नेता कतई नहीं दिख रहे। कांग्रेस पर आरजेडी और लेफ्ट पार्टियों के साथ बातचीत की बात कहकर जेडीयू ने गेंद कांग्रेस के पाले में डाल दी है। अगली रिपोर्ट में बताएंगे कि कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों के लिए आरजेडी कितनी सीटें छोड़ेगा। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह, पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और राम मंदिर उद्घाटन की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे सनातन को लेकर आरजेडी नेताओं के विवादित बयान भी बढ़ते ही जा रहे हैं। बड़ी बात तो यह है कि बीजेपी विवादित बयान के मुद्दे पर जेडीयू के नेता भी आरजेडी को खरी खरी सुनाने से पीछे नहीं हट रहे। ब्रह्मा जी का अपनी ही पुत्री पर नियत खराब हुआ। मंदिर का रास्ता मानसी गुलामी का रास्ता होता है, और अक्षर के नाम पर गरीब लोगों से दोहन हो रहा है। अयोध्या में जितना भीड़ जमा कर रहे हैं, अपने ही लोग से कहीं ब्लास्ट करवा देंगे। मंदिर, देवी देवता और हिंदू धर्म पर आरजेडी की तरफ से विवादित बयानबाजी का सिलसिला लगातार जारी है। आरजेडी के विवादित बयानबाजों की लिस्ट में विधायक फतेह बहादुर सिंह, शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर और मंत्री अनीता देवी के बाद एक और विधायक अजय यादव का भी नाम जुड़ गया। राम मंदिर उद्घाटन के पहले आरजेडी नेताओं की तरफ से हो रही विवादित बयानबाजी ने बिहार की सियासत को गर्मा कर रख दिया है। तो जिस पार्टी में राजकुमार और राजा का कंसेप्ट हो, पहले वो मानसिक रूप से गुलाम है। एक ही पार्टी के पिछले 25-26 साल से एक ही व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं, तो वो गुलाम है। आरजेडी की तरफ से हो रही बयानबाजी पर बीजेपी सहयोगी जेडीयू के नेता भी लाल हैं। कौन क्या बयान दे रहे हैं ये उनके लिए महत्वपूर्ण है, उनके टीआरपी के लिए महत्वपूर्ण है, उनके जीवन के दोहरा चरित्र के लिए महत्वपूर्ण है। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता केसी त्यागी ने मंदिर पर बयानबाजी करने वाले नेताओं को नसीहत दी है। मैं चाहूंगा कि श्री चंद्रशेखर जी और इस सोच के लोग डॉक्टर लोहिया की किताब रामायण मेला, राम कृष्ण और शिव पढ़ें। वहीं सनातन और मंदिर पर सवाल उठाने वाले आरजेडी नेताओं को जेडीयू एमएलसी गुलाम गौस को सुनना चाहिए, जो खुद अल्पसंख्यक समाज से आते हैं, फिर भी उन्हें राम मंदिर पर बेवजह की बयानबाजी पसंद नहीं है। और हमारा कहना होगा कि जो बाबरी मस्जिद के बदले में 5 एकड़ जमीन जो दी गई है मस्जिद बनाने के लिए, मुस्लिम पक्ष को चाहिए कि उस जमीन को अयोध्या में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए विश्राम गृह के लिए दे दिया जाए।
मंदिर के मुद्दे पर जिस ढंग से बीजेपी और जेडीयू के नेताओं ने आरजेडी बयान बहादुरों के खिलाफ मोर्चा खोला है, वो बताता है कि बाकी मामले में भले ही मतभेद हो, धर्म और मंदिर के मुद्दे पर दोनों के विचार कुछ एक जैसे ही हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और धर्मेंद्र के साथ दिल्ली से अमितेश सिंह की रिपोर्ट। और मंदिर पर शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बयान पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने हमला बोला है। नित्यानंद राय ने कह दिया है कि विपक्ष को राम मंदिर से बैर क्यों है। इस देश को अशफाक उल्ला खान और कैप्टन हमीद चाहिए, बाबर और अफजल गुरु नहीं चाहिए। ये लोग क्या बोलेंगे, भगवान प्रभु श्री राम से पता नहीं इनको क्या बैर है, राम मंदिर से क्या बैर है, बार बार विरोध कर रहे हैं। और ये लोग आगे जो इनकी नियत दिख रही है, इनका जो नीति दिख रही है, आगे लोग तो बाबर और अफजल गुरु की तस्वीर टांग कर पूजा करेंगे। और राम मंदिर पर अत्रि विधायक अजय यादव के बयान से सियासत काफी गर्मा गई है। पूर्व जीतन राम मांझी ने अजय यादव पर हमला बोलते हुए कहा है कि चोर मचाए शोर। मांझी ने अजय यादव के बयान को बेतुका बता दिया है। मांझी ने कहा कि यूपी की कानून व्यवस्था टाइट है। गांव में जब डकैती लोग करने आता है तो जो डकैत होता है वही गुलाल करते भागता है, चोर हो चोर हो चोर हो, तो सब लोग दूसरे दिशा में देखने लगते हैं, गांव में चोरी हो जाती है। तो इस प्रकार से ये लोग इस तरह की बात करते हैं, खुद हवा फैला रहे हैं, ये बेतुकी बात है। भारत का कानून व्यवस्था और उत्तर प्रदेश का कानून व्यवस्था इतना सुदृढ़ कि एक चिट्ठी भी सी नहीं करेगी एक बार। वही नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए खेल विभाग का गठन कर दिया है। खेल प्राधिकरण और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी सहित तमाम गतिविधियां इसके अंतर्गत आएगी, जिसका फायदा बिहार के खेल और खिलाड़ियों को मिलेगा। पहले कला संस्कृति एवं युवा विभाग के तहत ही खेल विभाग भी था, पर अब बिहार में 44वें विभाग के तौर पर अलग डिपार्टमेंट का निर्माण किया गया है। उसे कहा जा रहा है डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स। उम्मीद है कि बिहार के युवा खेल के क्षेत्र में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई ऊंचाइयों को हासिल करेंगे। ने एक नया विभाग गठन का प्रस्ताव लिया है। इस डिपार्टमेंट का नाम खेल विभाग होगा और ये डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स के नाम से जाना जाएगा। यह खेल विभाग अलग नया एक विभाग है। इसमें खेल कूद के विकास से संबंधित कार्य किए जाएंगे। खेल कूद और जो हमारे खिलाड़ी हैं उनके कल्याण से संबंधित कार्य किए जाएंगे। राज्य में जितना भी खेल इंफ्रास्ट्रक्चर है वह इसके अधीनस्थ होगा। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण जो है वह भी इसके अंतर्गत होगा। खेल यूनिवर्सिटी इसके अंतर्गत होगा और जितनी भी संस्थाएं हमारे राज्य में है खेल से संबंधित वह सब अब इस खेल विभाग के अंतर्गत आएगा। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि राज्य सरकार खेल को बढ़ावा देगी और साथ ही साथ राष्ट्रीय स्तर और विश्व स्तरीय पर अपने उत्कृष्ट खिलाड़ी तैयार करने में इस विभाग से के माध्यम से हो सकेगा। तो ये नया विभाग खेल विभाग कहा जाएगा और डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स कहा जाएगा। इसके ये अलग डिपार्टमेंट होगा और ये पूर्व में पहले ये कला संस्कृति एवं युवा विभाग का एक अंश था। और बिहार में नई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पॉलिसी 2024 को स्वीकृति दे दी गई है और इसी के तहत 5 करोड़ की न्यूनतम फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट वाली IT, ITES, ESDM यूनिटों को 30% तक एक मुफ्त सपोर्ट दी जाएगी, जिसकी अधिकतम सीमा 30 करोड़ तक होगी। सरकार RBI से पंजीकृत बैंक या वित्तीय संस्थानों से इकाई के लिए लिए गए टर्म लोन पर ब्याज अनुदान का रिम्बर्समेंट भी किया जाएगा। टर्म लोन पर वास्तविक ब्याज दर या 10% तक का ब्याज दर जो भी कम होगा अनुदान के लिए मान्य होगा और इसी नीति के तहत सरकार लीज रेंटल सब्सिडी भी देगी। इसमें इकाई का कार्यस्थल राज्य में अवस्थित होना चाहिए। IT रोजगार सृजन करने पर टेलर मेड पैकेज दिया जाएगा। IT उत्पाद, सॉफ्टवेयर सेवाएं, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, औद्योगिक इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकॉम, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेंटर एनिमेशन और इसके साथ साथ LED, वेब डिजाइनिंग, रक्षा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, ड्रोन निर्माण, वेस्ट रिसाइकलिंग जैसे सेक्टर में निवेश करने पर आपको लाभ मिलेगा। तो प्रावधान किए गए हैं
उसमें 30% कैपिटल सब्सिडी है, 30% कैपिटल सब्सिडी टू अ मैक्सिमम ऑफ 30 करोड़। तो कैपिटल सब्सिडी है, ये 14 नंबर एजेंडा है। 30% कैपिटल सब्सिडी टू अ मैक्सिमम ऑफ 30 करोड़। इसमें लैंड का जो कॉस्ट है वो 20% से ज्यादा नहीं होगा, और जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन द्वारा असेस्ड है, बैंक है, उनको यह सब्सिडी राशि दी जाएगी। इसका एक ऑल्टरनेटिव है, जो भी यूनिट्स हैं वो इंटरेस्ट सबवेंशन भी ले सकते हैं, जो 10% के हिसाब से होगा, और ओवरऑल प्रोजेक्ट कॉस्ट का 50% या 40 करोड़ जो अतिरिक्त होगा। इसके साथ साथ लीज रेंटल सब्सिडी, जो आप ये लेते हैं, किराए पे ऑफिस लेंगे, उसमें 50 रुपये प्रति स्क्वायर फीट प्रति मंथ के हिसाब से भुगते होगा, जो 50% ऑफ लीज रेंटल होगा, और ये 5% प्रति वर्ष इसमें बढ़ोतरी होगी कमर्शियल स्पेस में। इसमें इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ होगा, 25% ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ मिलेगा आपको, 25% ऑफ द इलेक्ट्रिक टैरिफ। एम्प्लॉयमेंट सब्सिडी आपको मिलेगा 5,000 रुपये, जो ईपीएफ की कॉस्ट है वो 100% रिबर्समेंट होगा, और 100 से ज्यादा करोड़ का अगर इन्वेस्टमेंट होगा तो राज्य सरकार अलग से निर्णय लेगी। और चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। बीजेपी विधायक श्रेयसी सिंह ने नीतीश सरकार पर हमला बोला है। श्रेयसी सिंह ने सरकार पर भड़ास निकालते हुए कहा कि रणजी ट्रॉफी मैच के दौरान जो नजारा देखने को मिला उसे पूरा बिहार देखकर शर्मसार है। पिछले 17 साल के दौरान नीतीश सरकार ने कुछ भी नहीं किया। बिहार में ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हुआ है और ना ही अच्छे खिलाड़ी सामने आए। नरेंद्र मोदी की नीतियों की वजह से पदक तालिका में देश का परफॉर्मेंस बेहतर हुआ है। आप देखिए कि रणजी का अभी जो मैच हुआ था उसमें किस तरह से बिहार की खिल्ली उड़ी, किस तरह से बिहार के 2 टीमें जब वहां पे पहुंच गई, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था थी। तो ये नौकरी देने का जो लॉलीपॉप वो जनता और स्पोर्ट्स पर्सन के बीच में दिखा रहे हैं, रख रहे हैं, ये पूरी तरीके से नकारात्मक है। मुझे लगता है कि खुद एक युवा है और खुद एक स्पोर्ट्स के फील्ड से आते भी हैं, तो उनको ये अपने आप से सोचना चाहिए कि किस तरह से वो बिहार में स्पोर्ट्स का फ्यूचर बेटर कर सकते हैं। बिहार में स्पोर्ट्स का फ्यूचर बेटर करने के लिए सबसे प्राइमरी और सबसे पहला कदम स्पोर्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने का है, जो आज तक बिहार में नहीं हुआ। अयोध्या में निर्माणाधीन भव्य राम मंदिर को लेकर देश भर में आस्था और उत्साह का माहौल है, और ऐसे में प्रभु श्री राम के प्रति भक्ति को लेकर एक से बढ़कर एक तस्वीर सामने आ रही है। मिथिला के अहिल्या धाम से एक दंपति दंड प्रणाम करते हुए अयोध्या धाम की यात्रा पर निकल पड़े हैं, जो अभी गोपालगंज तक पहुंचे हैं। कामेश्वर मिश्रा और उनकी पत्नी अवंतिका मिश्रा 24 अक्टूबर को ही दरभंगा के अहियारी गांव से निकले हैं। इनके साथ 4 और लोग भी इनकी सहायता के लिए साथ चल रहे हैं। अभी तक ये दंपति 250 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर चुके हैं और इसी तरह से ये अयोध्या धाम पहुंचेंगे। हम मिथिला के प्राचीन धार्मिक स्थल अहिल्या स्थान से दंड प्रणाम करते हुए अयोध्या के लिए चले हैं, और 24/10/2023 को चले थे, और अभी 28 महीना और लगेगा अयोध्या पहुंचने में, और अभी तक हम बॉर्डर पर पहुंचे। हम प्राचीन धार्मिक अहिल्या स्थान, जो राम जी पतशिला का उद्धार किए अहिल्या माता का, वहां से दांडी यात्रा होते हुए अयोध्या राम जन्मभूमि के लिए निकले हैं। अभी हम गोपालगंज लगभग पार कर चुके हैं। आज से कल तक में हम यूपी का बॉर्डर जो है वो टच कर जाएंगे, और हमारा यात्रा निरंतर चल रहा है। और दरभंगा के मोरू थाने में कुछ असामाजिक तत्वों ने आग लगा दी। पुलिस वालों को थाने के अंदर ही जलाने की कोशिश की गई, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सीसीटीवी कैमरे के फुटेज के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या खाकी का खौफ खत्म हो चुका है? भाई भाई में लड़ाई, मोरू थाने में आग लगाई और सलाखों में पहुंचा आरोपी। बड़ी साजिश नाकाम। खौफ और दहशत की ये तस्वीरें किसी के घर और दुकान की नहीं है। ये खौफनाक तस्वीरें मोरू थाने की है, जहां एक आरोपी ने तेल छिड़क कर आग लगा दी थी, जिसके बाद थाने में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। पुलिस वाले आरोपी को पकड़ने के बजाय जान बचाने की जुगत में जुट गए। हालांकि बाद में आग पर काबू पा लिया गया।
घटना की खबर मिलते ही पुलिस महकमे के अधिकारी मौके पर पहुंच गए और आरोपी की तलाश में जुट गए। थाने में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद आरोपी की तस्वीरों के जरिए उसकी शिनाख्त की गई और महज कुछ ही घंटों में उसे धर दबोच आ गया। तस्वीरों में दिख रहा यही वो आरोपी है जिसने थाने में आग लगाने की हिमाकत की थी, जिसका नाम धर्मेंद्र ठाकुर है, जिसके पास से पुलिस ने एक बाइक और डंडा जब्त किया है, जिसे लेकर वो थाने पहुंचा था अपने भाई की तलाश में। इसकी गिरफ्तारी कर ली गई है। पूछताछ में इसने अपना अपराध भी स्वीकार कर लिया है। जो हमें अभी तक पता चला है, इसके ऊपर मधुबनी जिला में संभवतः एक केस है, उसके बारे में हम लोग पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसका एक और भाई है जो पहले देसी शराब बनाने के जुर्म में जेल जा चुका है। और सभी बिंदुओं पे हम लोग पूछताछ कर रहे हैं, अनुसंधान भी कर रहे हैं। पूछताछ में पता चला है कि आरोपी धर्मेंद्र ठाकुर का अपने भाइयों के साथ झगड़ा हुआ था, जिसके बाद उसके भाई ने डायल 112 को फोन करके पुलिस को बुला लिया था। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने थाना जाकर शिकायत करने के लिए कहा था और इसी बीच आरोपी धर्मेंद्र ठाकुर अपने दोस्त अरुण यादव के साथ लाठी डंडे लेकर बाइक से मोरो थाने पहुंच गया और थाने के अंदर अपने भाई को खोजने लगा। जब भाई नहीं मिला तो उसने थाने में रखा डीजल छिड़ककर माचिस से आग लगा दी। घटना के समय पदाधिकारी जिनकी ड्यूटी थी या जो बल थे जिनकी ड्यूटी थी, उनके द्वारा त्वरित कार्रवाई क्यों नहीं की गई, इसको घटना घटित होने से क्यों नहीं रोका गया, उसके संबंध में हम लोग जांच कर रहे हैं। एसडीपीओ सदर से जांच रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है कि 2 दिन के अंदर जांच रिपोर्ट अपना दें। रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत इन दोनों जो भी दोषी होगा, अगर लापरवाही सामने आती है तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। अब सवाल ये है कि क्या लोगों के जहन से खाकी का खौफ खत्म हो चुका है? थाने में तैनात जवानों ने आरोपी को क्यों नहीं रोका? आरोपी को थाने में रखा डीजल कैसे मिल गया? इन सारे सवालों का जवाब जांच टीम तलाश रही है ताकि लापरवाह पुलिस वालों पर कार्रवाई की जा सके, भविष्य में फिर ऐसी वारदात नहीं दोहराई जा सके और कानून का खौफ कायम रहे। न्यूज़ 18 के लिए दरभंगा से विपिन कुमार दास के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और वक्त हो चला है एक छोटी सी अंतराल का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।